Very good morning, friends. We start our Hindu discussion of 25th जुलाई। तो 25 जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ आती है, प्राइवेट सेक्टर इज लैगिंग इन द वैक्सीनेशन ड्राइव। चलता रहता है, कभी गवर्नमेंट ज़्यादा वैक्सीन मिल जाती है, कभी किसी को वैक्सीन कम हो जाती है। ये हमारे काम की नहीं है। इंडिया पहला मेडल जीत चुका है टोक्यो में। कल फर्स्ट दिन था ओलंपिक का। और जो आपका मीराबाई चानू है, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने फर्स्ट मेडल जीत लिया, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने वेट लिफ्टिंग में। एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़। मणिपुर से बिलोंग करती हैं। 26 ईयर ओल्ड जो कहें, और कैटेगरी 45 kg कैटेगरी में खेलने गई थी। 45 और 202 किलो ने वेट को लिफ्टिंग किया। और जो फर्स्ट मेडल जीता है वो चाइना ने जीता है। उनकी ये हाउ करके उन्हें 210 kg, बस मात्र 8 kg से रहेगी गोल्ड से। तो अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हुआ है। तो दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू कश्मीर। अभी क्या बोला है, जो ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है कि जो भी तालिबान में या फिर अफ़गानिस्तान का जो इशू है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तरह से कश्मीर पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाद में हो सकता है, पर वो हमारे लिए पड़ेंगे नहीं। कश्मीर का तो हो सकता है टेररिज्म बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बैकिंग उसे पाकिस्तान देगा और वो उसे यूज़ करेगा जम्मू कश्मीर के इशू के लिए और भी बहुत सारे इशू के लिए। ऑलरेडी करता है, ये सारी हो सकता है। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है एनजीटी से रिलेटेड। कल मैंने आपको एनजीटी टोटली पढ़ाया था, आज रिपीट नहीं करूँगा। इससे पहले वाली वीडियो है वो देख सकते हो, तो आज रिपीट नहीं करूँगा। पहला टॉपिक एनजीटी ही था। थोड़ा सा बता देता हूँ रफली आइडिया। एनजीटी जो बना था 2010 में बना था, एक्ट से बना था। एनजीटी एक्ट आया था। उसके बाद इंडिया तीसरी कंट्री है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ऐसे एक्ट न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हैं। जिसकी प्रिंसिपल बॉडी है वो न्यू दिल्ली में बैठती है। 4 इसकी रीजनल बॉडी है, पुणे, कोलकाता, भोपाल और इधर उधर देख लेना आप जाके, ये बैठती हैं चेन्नई। उसके बाद ये जो वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, ना कि सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर को। और चौथी बात, ये सारे जो इन्वायरमेंट के एक्ट हैं रिलेटेड सब पे ऑलमोस्ट काम करता है, एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1927 को छोड़ के। इन दोनों एक्ट पे काम नहीं करता। ये अगर इसने कोई फैसला सुनाया, आपको अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में विद इन 19 डेज़ के अंदर अंदर जा सकते हो। और क्या चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है कि पुलिस रेस्क्यू माइनर हु वॉज, मतलब सोल्ड किया जा रहा, लड़की को बेचा जा रहा था 50,000 रुपये में, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ING कर लो यहाँ पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या इंडिया में लॉ है उससे रिलेटेड। तो हम जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिंक है, इस ग्रुप पे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा वीडियो के, वहाँ पे जाना। डेली बेसिस पे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, हिंदू हाइलाइट्स, क्या क्या आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, और इंडियन एक्सप्रेस हाइलाइट्स, क्या क्या आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आपको पढ़ना है। इससे क्या होता है, आपका टाइमिंग कम हो जाता है रीडिंग का, और अदर चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं, स्पीडली हो जाता है। तो स्मार्ट स्टडी नॉट ए हार्ड स्टडी। आज की तरह में स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, आप देखा होगा कोविड टाइम से, ये जो है एक US डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, ये उसने ये बताया कि कोविड की वजह से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गया है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो एक तरह से ये भी चीज़ है। कॉज क्या होता है इसका, इसका ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा कॉज है पॉवर्टी, गरीबी सबसे बड़ा कॉज है। इंसान भी बिक जाता है गरीबी के कारण। तो ये बोलते हैं पॉवर्टी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इल विल, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑल द क्राइम। तो पॉवर्टी एक तरह से सब चीज़ की मदर है। अगर गरीबी है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब खाना नहीं है आप खाने के लिए, तो आप छीन भी खा सकते हो, उसमें क्या करना, खाली पेट मर जाओगे वरना। फिर कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर जैसे कोई वर्नेबल सेक्शन होता है, जैसे यंग वुमेन होती हैं, उठा लेते हैं। फिर और भी बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ कारण हैं प्रैक्टिस और ट्रैफिकिंग। फिर माइग्रेशन, अगर कोई इधर से उधर माइग्रेटिंग लेबर करती है, दूसरी स्टेट से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी, तो वहाँ पे हैरेस किया जाता है। हैरेस करने उसके कभी कभी उसको बेच भी दिया जाता है, ये भी कारण होते हैं माइग्रेशन। और कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे करप्शन है, गवर्नमेंट ऑफिसर, बॉर्डर पे ये सब करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, एक तरीके से नेटवर्क फैलाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इधर से उधर कंट्री बेचना, इधर से उधर, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सब चीज़ को रोकने के लिए हमारा भारत देश ने, हमारे प्यारे भारत देश ने क्या क्या काम किया है। सबसे बड़ा आर्टिकल 22, 23 या 24 जो इसके लिए वर्क करते हैं। आप पढ़ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होगा, चाइल्ड अब्यूज़ का होगा,
इसके लिए वर्क करता है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैगर, आप किसी से भीख नहीं मंगवा सकते। फोर्स लेबर विदाउट द पेमेंट, ये नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 24 क्या बोलता है? फोरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं, कहीं डेंजरस लाइक फैक्ट्री और माइंस में उनसे काम नहीं करा सकते। वो भी तो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट है, उन्हें ले जाके माइंस में बंद कर दे तो काम करो, बाहर जाने नहीं दिया जाता, ये सब चीज़ें। फिर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 370, सेक्शन 370A, ये आर्टिकल 370 नहीं है जम्मू कश्मीर वाला, ये सेक्शन आईपीसी के हैं, तो वो भी रोकते हैं। जो धाराएँ होती हैं, आप स्लेवरी नहीं करा सकते, फोर्स रिमूव नहीं कर सकते किसी की ऑर्गन, तो इस सब में आता है। सेक्शन 372 और 373 डीलिंग विद द सेलिंग और बाइंग ए गर्ल फॉर ए पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो उस पर, अब जो पकड़ा गया है, जो भी न्यूज़ में आया, उस पर ये वाली धाराएँ लगेंगी, ये लगेंगी, ये लगेंगी, ये लगेंगी, ये धाराएँ उसके ऊपर लगाई जाएंगी। अदर जो लेजिस्लेशन है वो और क्या लेजिस्लेशन है? एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में, ये एक्ट लेके आया, ये है। फिर आपका चाइल्ड मैरिज एक्ट है, रोक लगाई जाती है छोटी महिला को शादी करने पे, ये भी एक तरह से काम करता है। बाउंडेड लेबर सिस्टम है, ये भी काम करता है। फिर आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986, ये भी है। फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है 1994। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड द सेक्सुअल ऑफेंसिव, पॉस्को है हमारे पास, 2012 में इसको लेके आया, स्पेशल एक्ट है, ये प्रोटेक्शन करता है चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन से उसकी। फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इनेक्ट द स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, स्टेट गवर्नमेंट भी करती रहती है अपनी अपनी। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012, तो ये कुछ स्टेप लिए गए हैं। कुछ और इनिशिएटिव भी हैं, जैसे एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, ये सब चीज़ चेक करता है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है होम अफेयर के अंदर, ये रोकने के लिए काम करती है। फिर यूएन की कन्वेंशन हमने रेक्टिफाई की हुई है, क्या नाम है उसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांस नेशन ऑर्गेनाइज क्राइम। अमंग द इसमें पोर्टल्स है, प्रिवेंट है, कैसे रोकना है इन सब चीज़ों को, ट्रैफिकिंग को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, ये है। फिर शार्क की कन्वेंशन है हमारे पास, इंडिया रेक्टिफाई किया है उस कन्वेंशन को, इंडिया ने भी। फिर बायलेटरल मैकेनिज्म है, मतलब बहुत सारी कंट्रियों के साथ हमने बायलेटरल चीज़ें शेयर की हुई हैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश से बहुत इस चीज़ का होता है, ट्रैफिकिंग होता है, तो हमने इंडिया और बांग्लादेश के साथ किया हुआ है। फिर जुडिशल आपका कोलोजियम करके उन्होंने भी, हाई कोर्ट ने भी अपने लेवल पे बताया हुआ है चीज़ों को कम करने के लिए। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं वुमेंस के लिए, वर्कशॉप भी चलाते हैं उन सब चीज़ को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट या किसी भी लेवल पे, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमने उनके लिए वर्क किया है। आगे चलते हैं। दूसरा आता है सेंट्रल वायलेटिंग द दिल्ली राइट्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिसोदिया जी ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वायलेट कर रही है कहीं ना कहीं हमारी जो राइट्स हैं। एक तो पढ़ेंगे हम 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिससे दिल्ली की फॉर्मेशन हुई 991 में, इसको लेके आए थे। उसके बाद रिसेंटली अभी 2021 में देखा होगा, सारी पावर दिल्ली की रख ली, वो मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने अपने हाथ में ले ली और स्टेट को एक तरह से उनके ऊपर काम करने के लिए मजबूर किया। तो हम पढ़ेंगे दोनों के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये ऐड हुआ और इसमें 2 आर्टिकल नए ऐड हुए। इसमें 2 न्यू आर्टिकल ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 239A, 239AB, AA और AB 2 आर्टिकल ऐड किए गए। अंडर विच यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन स्पेशल स्टेटस, तो इसके पास स्पेशल स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 239A प्रोवाइड करता है यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली बी कॉल्ड ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, NCT बोलते हैं इसे, और एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी नोन एज लेटिट्यूडेंट गवर्नर, ये बोला गया। इट ऑल्सो क्रिएटेड, इसमें ऑल्सो क्रिएट किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर द दिल्ली विच कैन मेक ए लॉ ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। जब असेंबली है आपके पास लेजिस्लेटिव, आपको कमेंट में बताना है कौन सी यूनियन टेरेटरी और है जिसके पास असेंबली है खुद की, कौन कौन सी है जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब राइट नाउ तो स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में अपनी सब्जेक्ट बना सकती है, एक्सेप्ट 3 मैटर को छोड़कर, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, जो भी इसके स्टेट लिस्ट में मैटर है उन पे लॉ स्टेट असेंबली बना सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है, नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ असेंबली जो मिनिस्टर्स होते हैं। 239A भी प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविज़न। आर्टिकल 239A के कोई भी प्रोविज़न को सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ऑफ ऑल एनी और प्रोविज़न एनी लॉ मेड, मतलब कुछ भी हो, जो भी हुआ है उसे सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। दिस प्रोविज़न रिसेंबल द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, उसमें मेंशन भी किया गया और इसमें भी
वो बताया गया। 239A क्या है, जो भी 239A में आप लेके आए हो उसको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब ये तो था पुराना जिससे दिल्ली की फॉर्मेशन हुई, सारी पावर दी गई एक्सेप्ट 3 कंडीशन को छोड़कर। अब रिसेंटली क्या किया, 2021 में दोबारा गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंडमेंट किया। इसमें कुछ सेक्शन थे 21, 24, 33, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या किया, स्टेट दैट हैज़ द गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली, यही गवर्नमेंट होगी दिल्ली की। अब LG ही पूरी गवर्नमेंट होंगे। इट गिवन द डिस्क्रिशनरी पावर टू द LG इवन इन द मैटर वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली पावर टू मेक ए लॉ। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ मतलब रूल्स बना सकती है एक्सेप्ट 3 कंडीशन के अलावा तो कहीं भी रूल बना सकती है, तो ये अगर लॉ बनाती है कोई स्टेट असेंबली, उसके बाद भी डिस्क्रिशनरी पावर होगी किसके पास, LG के पास, कि वो लॉ रखें, माने ना माने। तो एक तरीके से क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द रूल है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, को आप नॉन इलेक्टेड पर्सन को या नॉन नॉमिनेटेड पर्सन के हाथ में पावर दे रहे हैं, तो इट जस्ट वायलेटिंग द डेमोक्रेसी रूल। डेमोक्रेसी का वायलेशन ही तो है, फेडरलिज्म का ब्रेक है, क्योंकि वो स्टेट लोगों के द्वारा गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या बोलती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो वायलेशन डेमोक्रेसी का देखा जाता है कि आपने नॉमिनेटेड पर्सन के हाथ में सारी पावर दे दी और इलेक्टेड गवर्नमेंट को खाली छोड़ दिया, तो ये भी कुछ है। तो इंश्योर करता है दैट LG इज ए नेसेसरी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हिज हर ओपिनियन, मतलब सारा काम जो है अब LG के हाथ में आ गया, सब कुछ छीन लिया गया। इट बार द असेंबली कमेटी फॉर मेकिंग ए रूल्स टू टेक अप द मैटर कंसर्न डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन टू कंडक्ट द इंक्वायरी इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें जो ऐड की गई हैं। अब इशू क्या होता है, क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, क्रिटिसिज्म। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की सारी पावर आप LG को दे रहे हो, तो वो एक चीज़ है। सिग्निफिकेंटली LG इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव इन द ओपिनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मैं क्यों नहीं मान रहा उस रूल को, तो वो ऑब्लिगेशन भी नहीं है LG के पास, उसे बताना पड़ेगा इतने टाइम फ्रेमवर्क में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक तरह से LG इज कुड भी पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ आ गई। तो ये क्या कि फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है उसके आप ब्रेक कर रहे हो। क्वासी फेडरल तो है ना, हमारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, सेंट्रलाइज यूनिटरी बन सकती है कि कोई चीज़ है, कोई खतरनाक चीज़ है या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी लगी तब बन सकती है, वरना तो क्वासी फेडरल वर्क करना है। तो ये सारे आपको ब्रेक किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, दिल्ली को हमें लेना था, सेवरल चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये वो, उन्होंने अपनी सफाई में ये बोला, अकाउंटेबल बनाना था हमने और भी चीज़ों को अच्छा किया। तो ये कुछ बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने हिंदू पर। थोड़ा बता दूँ, ये एडवर्टाइजमेंट आया था, कंजर्विंग द रेन फॉरेस्ट, मतलब कि रेन वाटर सॉरी टुडे एंड कैन सेव योर टुमारो। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है रेन वाटर की। अगर कोई अपने घर में ऐसा कोई मैप बनवाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है, तो उसे 10% इंसेंटिव दिया जाएगा वाटर मंथली बिल के अंदर, अमाउंट के अंदर। तो ये और भी स्टेट कर सकती हैं, और भी चीज़ों में आप दे सकते हो इंसेंटिव, जैसे आपका हाउस टैक्स के अंदर दे सकते हो, म्यूनिसिपल टैक्स के अंदर दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में दे सकते हो, या फिर कहीं वाटर में दे सकते हो। तो ऐसे और भी दे सकते हैं। तो फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट, एक तो हेल्प करता है पोर्टेबल वाटर नीडेड, कि जो आपका पॉपुलेशन को पानी की ज़रूरत है ना, अगर आप ऐसे हार्वेस्टिंग करोगे तो जब बारिश नहीं पड़ेगी आप पानी का यूज़ कर सकते हो। स्टॉप करेगा रैपिड फॉलोअप, जो ग्राउंड वाटर, आप पानी तो ज़मीन से ही आता होगा ना, तो ज़मीन का पानी निकालते हो तो उससे बचाएगा, कि लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। सस्टेनेबल जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, एक सस्टेनेबली आप यूज़ कर पाओगे, हेल्प करेगा मेंटेन के लिए ग्रीन कवर। अब पानी होगा ज़मीन में तो ही तो ऊपर ग्रीन दिखाई देगी ना, तो उसको भी हेल्प करेगा रिवाइव वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनको रिवाइव करने में हेल्प करेगा कंट्रोल फ्लड। अब फ्लड क्यों आती है, पानी अगर आपने इकट्ठा किया छत पे और उस पानी को सारा नीचे भेज दिया तो फ्लड नहीं आएगी ना, पानी वो रन ऑफ हो रहा है, खाली पीली जा रहा है, तो वो बेकार नहीं जाएगा। तो ये सारी इसमें कुछ चीज़ें हैं, ऐसे और भी स्टेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऐसे मैं आपको बताने लगूँ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आए थे 2005 में, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें दिखाऊंगा आपको। ये रहा, ये एडवर्टाइजमेंट आया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे चलते हैं। गवर्नर अपॉइंटमेंट कॉपी डिनाइड। हुआ क्या है,
हरियाणा सरकार के ऊपर एक गवर्नर अपॉइंटेड किया गया। तो किसी गवर्नमेंट ने आरटीआई लगा के, पंजाब गवर्नमेंट ने, और मतलब ये मांगा था कि क्या मांगा था, एक ऑर्डर अपॉइंटमेंट मांगा था कि बहादुर जो अपॉइंट किए गए हैं, बहादुर मतलब बंदारू जो अपॉइंटेड किए गए हरियाणा के गवर्नर, इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा के ये मांगा था कि अपॉइंटमेंट की कॉपी मांगी थी मतलब उनके। पर जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने वो डिनाई कर दिया और बोला कि ये जो चीज़ है ये सेक्शन 8(1) के अंदर आता है, सेक्शन 8(1) के, यानी कि ये कोई एक्ट है जिसके अंदर ये चीज़ आती है, हम ऐसे आपको कॉपी नहीं दे सकते, ऐसा बोला है। तो मैं आपको बताऊंगा आरटीआई क्या है, फिर ये सेक्शन क्या है आरटीआई के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने डिनाई कर दिया। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पर उन्होंने डिनाई किया। किस बेस पे किया वो भी बताऊंगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में ये एक्ट लेके आए हमारी गवर्नमेंट, और इसमें क्या किया गया, रिगार्डिंग द सिटीजन राइट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सिटीजन के पास राइट है इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। रिप्लेस किया गया फॉर्मर, जो इससे पहले क्या था, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया था, उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट इसे बोलते हैं, 2005 में लेके आया। ये क्या करता है, इनेक्ट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आरटीआई इज द इम्प्लीसाइड, इसके अंदर आरटीआई आता है। आरटीआई इज इम्प्लीसाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। कोई आपसे पूछे आरटीआई किसके अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 90 से इसका अटैचमेंट है, उसके अंदर ही आता है। अब इसके अंदर कुछ की प्रोविज़न है, जैसे सेक्शन 4, ये कुछ मेन है, सेक्शन बहुत सारे होते हैं पर हमें लॉ का एग्जाम नहीं देना है, पर कुछ मेन जो है सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट का क्या बोलता है, सियो मोटो। सियो मोटो मतलब जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे या किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाओगे, आप देखते हो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, नोटिस बोर्ड, वहाँ बहुत सारे नोटिस लगे होते हैं। तो यानी कि खुद ब खुद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, खुद ब खुद उनको क्या करना पड़ता है, जो ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, उनको पब्लिक के लिए सामने लगा के रखनी है कि लोगों को पता रहे। तो एक इसमें ये सेक्शन ये बोलता है, इसका ही सेक्शन 8(1) है जिसका यूज़ किया 8U में 3 पार्ट है, मतलब इसका यूज़ किया वो करता है मेंशन, कुछ एग्जेम्पशन देता है अगेन द जो मतलब इन्फॉर्मेशन देने के खिलाफ, मतलब कोई चीज़ आरटीआई में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है। अगर आरटीआई किसी ने लगाई, अगर कोई सेक्शन 8(1) के अंडर कोई चीज़ आती है तो आप इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकते हो, ये है। फिर सेक्शन 8(2) भी है इसका, ये प्रोवाइड करता है डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट सर्व। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है, लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आपको डिस्क्लोज वो इन्फॉर्मेशन करनी होगी। डिस्क्लोज ऑफ द इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अब पूरा आरटीआई है, इसके ऊपर ऑफिसर होते होंगे, हाँ ऑफिसर होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, या फिर उसके बाद जो होते हैं आपके पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं। उसके बाद जो एक्ट है ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल और स्टेट लेवल, आपको पता ही है। जो पब्लिक अथॉरिटी होंगी हैज़ डेस्टिनेटेड सम ऑफ द ऑफिसर एज द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें भी एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, अगर आप पूछोगे तो उसके पास जाके आप लिखित में कोई चीज़ देख सकते हैं, आपको दे सकता है, जो चार्ज लगेगा, या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू ए पर्सन हु सीक द इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 8A और 8(2) का आप याद रख सकते हैं। फिर टाइम पीरियड, भाई मैंने इन्फॉर्मेशन अप्लाई किया तो कितने दिन लगेंगे, विदिन 30 डेज़ में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, अगर कोई अर्जेंटली इसके ऊपर लाइफ और लिबर्टी के ऊपर किसी पर्सन की बात आ रही है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो विदिन 48 आवर्स में आपको देनी होगी। फॉर्म फिलअप करोगे तब ये मेंशन करना होगा। इन द केस ऑफ एप्लीकेशन इज सेंड थ्रू द असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस, इट्स सेंड टू द मतलब कि रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी, 5 days शैल बी एडिड द पीरियड ऑफ 30 और 48 आवर्स केस में भी एप्लीकेबल, मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। 30 आवर्स तो इन्होंने दिए, 30 days तो इन्होंने बताया है, 48 आवर्स इन्होंने बताया है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए कहीं इन्फॉर्मेशन तो 5 दिन और एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरटीआई, ठीक है ना। अब किस किस के ऊपर अप्लाई होता है ये, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट बॉडी है नहीं, प्राइवेट बॉडी के ऊपर नहीं होता था, नॉट विद इन द आरटीआई। डायरेक्टली नहीं आते, पर अगर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट आएगा उस प्राइवेट प्रॉपर्टी से तो वो आरटीआई के अंदर आएगी, ये बात है। इन द डिसीजन ऑफ आपका सर्बजीत रॉय एंड दिल्ली
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑल्सो रीअफर्म्ड द प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो भी आएंगे, क्योंकि दिल्ली की जो BSES है, बिजली है, वो एक प्राइवेट अथॉरिटी के अंदर आती है, पर लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट तो है ना, पब्लिक को यूटिलिटी तो सर्व कर रही है वो चीज़, तो वो भी RTI के अंदर ऐसी चीज़ आती है। अब भाई पॉलिटिकल पार्टी के RTI के अंदर आती है, नहीं, इनको हटा दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टी आर द पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आर आंसरेबल टू द सिटीजन अंडर द RTI एक्ट। पर 2013 में गवर्नमेंट रिड्यूस द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल विच कुड रिमूव पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द स्कोप ऑफ द लॉ। इनको पहले ही बाहर कर दिया गया था। देखो क्या इतने खतरनाक है। तो करंटली नो पॉलिटिकल पार्टी अंडर द RTI एक्ट, कोई पार्टी नहीं आती। अब किसी की इन्फॉर्मेशन मांगोगे पार्टी की नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या आते हैं, नहीं आते हैं। उन्होंने खुद ये बयान दिया था 2019 में कि जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, किसी का भी ऑफिस है, वो RTI इन्फॉर्मेशन के अंडर आएगा। पर उसकी पर्सनल लाइफ या फिर वो डिसीजन उसने ऐसा लिया है जो 4 बाउंड्री, मतलब वहाँ पे बिल्कुल सेंसिटिव केस है, उसने कोई जजमेंट ऐसा आया जैसे बाबरी मस्जिद का हो गया, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ से कोई चीज़ें हैं, वो नहीं आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पर्सन ही होंगे ना, वो नहीं आएगी। उनके ऑफिस से रिलेटेड जो भी वर्क है वो RTI के दायरे में रखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था, तो कुछ चीज़ चेंज की गई थी दोबारा से। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसका टेन्यूर 5 साल का था, पर नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना उसका टेन्यूर होना चाहिए। जो CIC था उसे कुछ इक्वलेंट जो ऑफिसर था वो रखा जाता था, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल था वो, नहीं। अब और उसका जो स्टेट थे वो चीफ सेक्रेटरी के इक्वल थे, तो उनकी सैलरी डिसाइड करते थे। जितनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती थी इतनी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होनी चाहिए, पर नहीं, सैलरी अब अलाउंसेज अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर डेडिकेशन इन द सैलरी, मतलब अगर सैलरी घटानी है बढ़ानी है तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर एक मैनेजमेंट था, कितनी घटानी है कितनी बढ़ानी है। अब ये भी रिमूव कर दिया गया ये करने का। तो सेंट्रल ने सब अपने हाथ में चीज़ें रख ली हैं इन सब चीज़ों की। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी पावर को यूज़ करके सेंट्रल कहीं गलत भी यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं हम हिंदू के ऊपर। आगे की जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू, आती है आपका ये श्रीशैलम जो रिजर्वायर है, ये कौन सी गंग है, ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, कृष्णा बेसिन के ऊपर है। पानी ज़्यादा आ गया, बारिश पड़ रही है साउदर्न एरिया में, कल भी बताया था मैंने आपको। लो प्रेशर लाइक ऑल द केरला डिस्ट्रिक्ट इन येलो अलर्ट पर रखा गया। कल या परसों मैंने आपको सारे पढ़ाए थे IMD के बारे में, और इसके जितने भी अलर्ट थे, येलो हो गया, थोड़ा मैं अभी बता देता हूँ। IMD 1875 में बनाया गया था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है। 4 टाइप अलर्ट निकालता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का ऑल इज़ वेल, येलो वॉच मतलब थोड़ा केयरफुल रहो, और ऑरेंज का मतलब कि बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, और रेड आती है एक्शन, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये येलो अलर्ट दिया गया है। जनरली जो आपने देखा होगा कि ये रिवर का जो पानी राइज हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, जो वाटर लेवल है, उस टाइम पर जो IMD है वो कौन सा निकालता है, येलो नोटिस। कीप वॉच मतलब थोड़ा ध्यान रखो उस चीज़ों का। चलो आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड, देखो कितने लोगों की डेथ हो गई है, 112 लोगों की डेथ हो गई है। जो कल आपने रेन हुई थी आपका इधर, आपका कोकण एरिया में, इधर सांगली जो आपकी शुगर बेल्ट बोला जाता है महाराष्ट्र का जो एरिया, सतारा, आपका कोल्हापुर, इस एरिया में, उस वजह से तो ये कुछ है। फिर फॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कुछ बयान दिया, उन्होंने कंसर्न दिया है कि UAP एक गलत चीज़ है, और इसी प्रकार का एक सेडिशन एक्ट है सेक्शन 124A, उस सब चीज़ों के बारे में। तो ये हम जाएंगे अपने हिंदू नोट्स के ऊपर। एक दिल्ली हाई कोर्ट ने बयान दिया था कि ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल बट ऑल क्रिमिनल आर नॉट टेररिस्ट। UAP लगाया जाता है जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं। तो ये बोला गया कि आप किसी भी क्रिमिनल के ऊपर ये एक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे क्रिमिनल हूँ मैं, पर टेररिस्ट तो नहीं हूँ। तो टेररिस्ट क्रिमिनल तो हैं, पर ऑल क्रिमिनल आर नॉट टेररिस्ट। तो ये भी अभी रिसेंटली ये बयान ही दिया था, हाई कोर्ट ने बोला था। तो इन्होंने क्या बोला कि कोर्ट, सोसाइटी, स्टेट शुड बी कंसिडर द मेंटल ट्रॉमा। मतलब एक तरह से एक तो चल ही रहा है कोविड की वजह से, और ऊपर से ये जो जर्नलिस्ट पे, एक्टिविस्ट पे, सिविल सोसाइटी मेंबर जो होते हैं, इन पे सेडिशन लॉ, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट लगा के आप इनको जेल में डाल रहे हो। और फिर ये लॉ क्या बोलता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकल आप उसके साथ खेला जा रहा है, उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, सब चीज़ों में। टेररिस्ट वो नहीं है, कोई जर्नलिस्ट टेररिस्ट थोड़ी है, इन्फॉर्मेशन आप दे रहा है तो आप गलत तरीके से लगा रहे हो। UAP इज द लॉ एंड सेडिशन जो ये है मीडिएट करते हैं बाय द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी,
किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सॉफ्ट टॉर्चर किया जाता है। एक तो ओवर क्राउडेड हमारी जेल ऑलरेडी है और आप ऐसे एक्ट लगा के डाल रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि जो 84 ईयर्स के जो फादर संत स्वामी थे उनके ऊपर भी UAPA लगाया था, वो भी जेल में थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो आर वी ह्यूमन, हम इंसान हैं, कुछ सोचो यार, तुम चीज़ें सोचो। जो पुलिस है वो भी चीज़ें सोचनी चाहिए। फिर बहुत सारे मणिपुर का केस बताया कि एक जो एक्टिविस्ट था उसने मणिपुर में क्या बोला, उसने क्या कहा था कि यूरिन वॉज नॉट ए क्योर फॉर कोविड। यूरिन जो है वो कोविड की क्योर नहीं करता। यूरिन मतलब जो काउ यूरिन है, काउ का जो यूरिन है वो कोविड की केयर नहीं करता। उस पर ही जेल में डाल दिया UAPA लगा के। भाई कहाँ, कौन से स्टेट में जी रहे हो? उसको अंग्रेजों का टाइम थोड़ी है। तो ये कुछ गलत मिसयूज़ किया जाता है। तो मैं इसके UAPA का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ओरिजिनली 1967 में इसको लेके आए थे, अमेंडमेंट किया गया था और ये मॉडल मतलब एंटी टेरर लॉ जो इंडिया में कम करने के लिए उसके रिलेटेड ये था। इन अगस्त 2019 में पार्लियामेंट क्लियर किया अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, और इसमें इंडिविजुअल पहले क्या था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई आदमी जुड़ा हुआ है तो वो भी टेररिस्ट है। अब इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी ऐड कर दिया, यानी कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे भी टेररिस्ट मान लिया जाए, मैं चाहे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ या नहीं जुड़ा हूँ। अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता हूँ तो इंडिविजुअल भी टेररिस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। इन ऑर्डर टू डील विद द टेररिज्म रिलेटेड क्राइम, ठीक है, तो उस सब चीज़ के लिए ये सारा एक्ट डेवलप किया गया था कि बचाया जा सके। पर बिटवीन 2016 से 19 तक द पीरियड ऐसा था, अगर आप NCRB का डाटा देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखें, एक रिकॉर्ड जो रखने का होता है, 4231 मामले FIR रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है ना। UAPA के अंदर 112 केसेस हैज़ बीन रिजल्टिंग कन्विक्शन। 112 केसेस में मतलब प्रूफ हुआ है उस इतने सारे केसेस में, तो इसका कन्विक्शन रेट भी देखो कितना कम है। तो एक तरह से आप रॉन्ग तरीके से लोगों को अंदर डाल रहे हो। द एप्लीकेशन ऑफ द UAPA इंडिकेट दैट ऑफ्टन मिसयूज़ किया जा रहा है इस चीज़ का। अब्यूज़ लाइक अदर टेररिस्ट लॉ जो है हमारे इंडिया में, जैसे पोटा था, इसको ख़त्म कर दिया गया, पोटा को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था जो था, और टाडा था, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद UAPA लेके आए थे, मतलब UAPA पहले से था पर UAPA को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। ये ख़त्म हो गए तो गवर्नमेंट ने इसी में ऐड कर दिया और प्रावधान, मतलब UAPA के अंदर। तो जैसे इनका मिसयूज़ किया जाता था तो कहीं ना कहीं UAPA का भी मिसयूज़ किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, एक तो वेग डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की। टेररिस्ट है कौन, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हमारे यहाँ पर। एक रिपोर्ट बोलती है, स्पेशल मतलब एक चीज़ बोलती है टेररिस्ट कौन होना चाहिए, कैसे आप एज्यूम करोगे। एक तो मीन यूज्ड मस्ट बी डेडली, उसका जो सोच है कुछ भी है मतलब वो खतरनाक है, एक मारने काटने वाली सोच है। फियर अमंग्स द पॉपुलेशन, मतलब अगर लोगों के बीच में डर बना रहा है, ये सब कर रहा है, गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रहा है, वो एक कारण है। एम मस्ट बी फर्दर आइडियोलॉजिकल गोल, या उसका कोई आइडियोलॉजिकल गोल हो, जैसे बोलते हैं ना हमें ये बनाना है, हमें वही बनाना, तो कुछ चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं और हमारा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। वेग डेफिनेशन हमारे इस वाले लॉ के अंदर, वो डेफिनेशन प्रॉपर करो। और भी सारी चीज़ें हैं कि UAPA ऑन द अदर हैंड द ऑफर जो ओवर ब्रॉड एंड एम्बिग्यू डेफिनेशन जो है टेररिस्ट एक्ट की, उसमें इंक्लूडिंग द डेथ, इंजरी, एनी पर्सन डैमेज, एनी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें सबको, ये भी टेररिस्ट चीज़ें हैं ना, किसी ने किसी प्रॉपर डैमेज की उसको टेररिस्ट लगा के अंदर डाल दो। तो एक प्रॉपर तरीके की आप डेफिनेशन बना के दो, ये सब चीज़ें। डिनाइल ऑफ द बेल, अब इसमें एक चीज़ और आपको बताऊँ क्या होता है। सारे एक्ट के अंदर आपको रखा जाएगा, ये सारे जितने भी क्रिमिनल हैं आपको गिरफ्तार किया पुलिस ने, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तब तक आप गुनहगार नहीं माने जाएंगे, तब तक मैजिस्ट्रेट आपको नहीं बोलता है कि आपने ये किया है, ये तो प्रूफ नहीं होता है। पर इस लॉ के अंदर क्या कि पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है आप टेररिस्ट नहीं हो और आपने ये काम, मतलब ये आपकी सोच नहीं है। पहले गिरफ्तार, फिर आपको प्रूफ करना है। पहले आप पे ये लगाया जाएगा कि आप हो, उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि आपने ये चीज़ नहीं किया। पर और लॉ में क्या होता है, पहले गिरफ्तार किया जाता है फिर उस पर प्रूफ किया जाता है, तो इसमें कुछ उल्टा है। पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, अब इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं तो बहुत हो गया। स्टेट ओवर रिचेस, तो एक थ्रेटन है, ये सब चीज़ों के ऊपर है। फिर अंडरमाइनिंग ऑफ फेडरलिज्म, स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के लगा देती है लोगों पे स्टेट के, तो स्टेट के लोग अंडरमाइन किया जाता है, तो एक तरह से फेडरलिज्म का ब्रेक किया जाता है। तो ये कुछ सारी इसकी चीज़ों के अंदर चीज़ें हैं। हम आते हैं वापस अपने हिंदू पर। वैसे मैं यहीं से पढ़ा सकता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सेंट्रल नो प्लान फॉर ए 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब सेंट्रल का क्या, जैसे यूपी की गवर्नमेंट है वो एक 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रही है, आगे चलते थोड़ा बता देता हूँ, चलिए खुल गया। तो HAM रेडियो कम्युनिकेशन विद मेजर चैनल, मतलब इसमें क्या दिखाया गया है कि जब
साइक्लोन कंडीशन आती है तो आपके टीवी, मोबाइल टावर सब कुछ बंद हो जाता है। एक रेडियो एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी गांव में भी अगर वो उसमें सेल है, उसके अंदर है, तो वर्क करता रहेगा। तो कभी कभी रेडियो का यूज़ करना पड़ता है चीज़ों को देखने के लिए, कि कोई सूचना देनी हो, कुछ देना हो, कि इलेक्ट्रिसिटी तो काटनी पड़ती है, टीवी चलेगा नहीं, तो लोगों के पास रेडियो होती है, रेडियो सुनते हैं, तो कभी कभी उसका रिमोट एरिया में उसका यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा इन्होंने यूज़ कई बार किया है। फैनी आया, बुलबुल आया नवंबर में, अम्फा आया, फिर यास आया आपका 2021 में, अम्फा आया 2020 में, बुलबुल आया 2019 में, फैनी आया आपका 2019 में वेस्ट बंगाल के साइड, इन सब चीज़ों का। फिर AGR, ये मैंने आपको कल पूरा बताया था तो आज रिपीट नहीं करूँगा। एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, ये लड़ाई है जो आपके टेलीकॉम की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है, एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, ये वो सब, और बिटवीन किसके बीच में, दूसरी कौन है, गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपने सर्विस या फिर नॉन टेलीकॉम या फिर टेलीकॉम से जो पैसा कमाया है उस सब पे आपको इंटरेस्ट देना है, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस टैक्स देना है। कंपनी क्या बोलती है, नहीं, हम नॉन सर्विस पे हम क्यों दें। नॉन सर्विस इन द सेंस उसने कोई एसेट खरीदा, ठीक है ना, कंपनी ने, जैसे वोडाफोन होता है, वोडाफोन हर जगह स्टोर खोल के रखता है, तो वो साथ में सिम सर्विस तो प्रोवाइड कराएगा ही आपको वोडाफोन की ईयर पे। वो वहाँ पे और भी चीज़ें प्रोवाइड कराए, मोबाइल फ़ोन और भी कुछ चीज़ वो बेचने लगे। वो बोलेगा सर्विस का, वोडाफोन का काम क्या है, सिम का, पर वो क्या कर रहा है, एसेट भी बेच रहा है, उसका ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो सरकार बोलती है कि सब चीज़ पर टैक्स दो। वोडाफोन बोलता है नहीं, वो सर्विस का जो चीज़ है उस पर ही हम टैक्स देंगे जो पुराना है। तो इस चीज़ की लड़ाई है, बहुत साल से चल रही है। मैं ही देखता आ रहा हूँ ये ADR की, तो मैंने कॉलेज टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ इवन भी। ह्यूमन राइट इशू, अभी ये जो ब्लिंकन है, मतलब ये इंडिया आएंगे तो इन्होंने पहले वहाँ से ट्वीट किया है कि ह्यूमन राइट इंडिया को काम करना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। दूसरी जो न्यूज़ आती है, ये कि इन्होंने ग्राउंड ज़ीरो मान लो इसको, एक एरिया की न्यूज़ बताइए। रिमोट एरिया होते हैं या फिर ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे 2 स्टेट बॉर्डर मिलता है, जैसे झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया, 2 स्टेट का, छत्तीसगढ़ हो गया, बॉर्डर मिलता है। जो बॉर्डरिंग वाली पॉपुलेशन होती है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होता और वो इधर उधर जाती रहती, कभी इस स्टेट में कभी इस स्टेट में, तो सरकार भी इतना नहीं सोचती है। तो कुछ इशू बताएं जो मैंने लिख दिया रिमोट एरिया के। एक्सेस टू इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल फ़ोन सिग्नल नहीं होते, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, फिर मोबाइल ख़रीदने के कभी कभी पैसे नहीं होते। ठीक है, नौकरी लग रही है तो वो बच्चे मोबाइल ख़रीद सकते हैं, कोविड टाइम पे नौकरी भी नहीं है और ख़र्चा भी मोबाइल का है, वो हो गया। फिर इसमें और भी रिचार्ज को लिख सकते हो, रिचार्ज का बर्डन है, 5 रुपये खाने के लिए नहीं है, सरकार से 5 रुपये का अनाज ले रहे हैं और उसके ऊपर रिचार्ज होगा 150 रुपये का। फिर डिजिटल डिवाइड है, मतलब जैसे डिजिटल डिवाइड किया जा रहा है कि जो बच्चे पास एक्सेस है वो पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं पढ़ सकते। फिर डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए ना। आप खुद देखो, मोबाइल चलाने के लिए आपको साक्षरता होनी चाहिए ना, मोबाइल कैसे चलाते हैं। अब रिमोट वाले एरिया ऐसे ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके माँ बाप को नहीं आता चलाना, वो छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर यूज़ ही नहीं करते, तो बच्चों को क्या चलाना आएगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी आती है नो प्लान टू चाइल्ड पॉलिसी। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रखा है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे, जो 2 बच्चे करेंगे उनको बहुत सारे इंटेंसिव देंगे, या जो 2 से ज़्यादा बच्चे करेंगे उनके बहुत सारे इंटेंसिव कम करेंगे चीज़ों में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, हम कोई पॉलिसी लाना नहीं चाहते। हमने एक लॉन्ग टाइम प्लान बनाया हुआ है, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था 2045 तक का, कि पॉपुलेशन को हमें स्टेबलाइजेशन करना है। उसके लिए फैमिली प्लानिंग हमने बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रखा है। मिशन परिवार विकास चलाया था हमने, जो कॉन्ट्रासेप्टिव गोलीज होती हैं, फैमिली प्लानिंग को कैसे बनाना है, फर्टिलिटी रेट कैसे कम करना है, और इन सब चीज़ों को हमने यूज़ करके हमने कहीं देखा भी है इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी है वो 2.7 से 2.2 हो गई है 2005 से लेकर 2015 तक 28 स्टेटों में, 28 स्टेट और यूटीज़ में। तो हमारी टोटल 36 है, 28 में 2.2 हो गई है, जो हमारा टारगेट 2.1 का है, तो कहीं ना कहीं पास में पहुंच गई है। बची कितनी है, 8 स्टेट है, उनमें भी हम कम कर लेंगे। जो हमारा टारगेट है 2.1 का है, फर्टिलिटी रेट हमें इतना लाना है और हमारा अच्छा हो जाएगा। फिर ये बाद में क्या बोलते हैं, देखो अगर ऐसी कोई पॉलिसी आती है ना, जैसे ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, इससे बहुत हार्म होता है। प्रॉब्लम ऑफ द एक्शन क्या है कि इंटरनेशनल अगर कॉन्फ्रेंस देखोगे पॉपुलेशन की एंड डेवलपमेंट कैरियो में हुई थी 1994 में, टू विच इंडिया ने साइन भी किया था। तो और इसमें बोला भी गया था कि आप ऐसी पॉलिसी मत लाओ कि दूसरी पॉपुलेशन को आप उसकी कुछ चीज़ कम कर दो, दूसरी पॉपुलेशन की देनी स्टार्ट कर दो। ऐसी कुछ पॉलिसी मत बनाओ, जैसे यूपी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, तो ऐसा कुछ मत करो। अब अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाते हो तो देखो कितने सारे हार्म, जो चिल्ड्रन है वॉज द काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड टू डेमोग्राफिक
आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो खुद सोचो ना, किसी के 2 लड़की हो जाती हैं, अब 2 लड़की 3 बच्चे करेगा, वो 1 बच्चा और एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसे कुछ इंसेंटिव, उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी उसके तीसरे बेटे को, या कुछ भी होगा। तो एक सोच रहती है, देखो मैं अपनी ये सोच नहीं, एक सोच रहती है, मेंटलिटी, एक लड़का हो कि चिराग, एक सोच है ना, उस चक्कर में वो 2 लड़कियों में से 1 लड़की को मतलब होने नहीं देगा। वो सेक्स सिलेक्शन जो अबॉर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल चाइल्ड का मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। अब अबॉर्शन होता है वो कभी कभी उसमें डिफॉर्मेलिटीज़ भी आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उससे वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज़ होगा। बच्चा तो गए ही, बच्चे का सेक्स तो गई, तो सेक्स रेशियो तो आपका गया, जो बर्थ रेशियो भी गया, सेक्स रेशियो भी गया, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ा, उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा, सारे रेट जो आप काम कर रहे हो सब गड़बड़ा जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। फिर बुद्धा टीचिंग हैव सर्व एज वेल। अभी जो टाइम चल रहा है, मोदी जी ने कल गुरु पूर्णिमा थी, उसमें ऑनलाइन कुछ लिया और बोला कि जो समय चल रहा है ये कोविड का, तो इसमें बुद्धा की जो टीचिंग है उस पर उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए सारी दुनिया को, कि धर्म चक्रा और जो आपका अष्टा पूर्णिमा प्रोग्राम था उसके ऊपर ये देखा गया कि लॉर्ड बुद्धा इज़ ऑल मोर रिलेवेंट इन टुडे टाइम कोरोना पेंडेमिक पीरियड में। तो ये सब चीज़ों की बात की, सॉलिडिटी की बात की, सब देश को एक साथ आके काम करना चाहिए, दुनिया के सारे देशों को एक साथ आके। तो इसके लिए मैंने बुद्धा की कुछ टीचिंग मैंने ऐड की अपने नोट्स में, वो बताऊँगा। पहले पेज ख़त्म कर लेता हूँ। फिर मिड सेंचुरी टारगेट नेट जीरो इन एडुकेट। अभी जो टारगेट फिक्स किया है ना कंट्री ने कि हमें नेट जीरो करना है, कुछ जो G20 की कुछ कंट्री हैं कि हमें नेट न्यूट्रलिटी या फिर कार्बन एमिशन को जीरो करना है। जीरो इन द सेंस क्या है कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ऑब्जर्व करो, कैसे प्लांटेशन करके या फिर कोई ऐसे इंसेंटिव चला के, कोई सोलर की स्कीम चला के, कि जितना कार्बन आप निकाल रहे हो उतना ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट करो। तो इसे नेट न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, या फिर इसे एक चीज़ और बोलते हैं, आपको इसमें दे रखा होगा ये वाला, कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, और नेट जीरो कार्बन इमिशन भी इसे बोला जाता है। ये रहा, देखो ये रहा ये। तो जो टारगेट है कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होगा, सब कंट्री एक साथ नहीं आई, डेवलपिंग कंट्री सब कंट्री एक साथ नहीं आई। जो टारगेट है आपको कम करना है, तो सब चीज़ों की इन्होंने बात की है कि कैसे हम कर सकते हैं, नेट न्यूट्रलिटी कैसे ला सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया फॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्टेशन नहीं, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना होगा आपको, उस चीज़ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर पाएगा एटमॉस्फेयर। दूसरा है कि आपको क्या करना होगा कि ये फॉरेस्ट कवर बढ़ाना होगा। टेक्नोलॉजी, जैसे आपको सोलर चीज़ें यूज़ करोगे तो आप बिजली प्रोडक्शन कम होगा, तो कोल और थर्मल पावर प्लांट में कम कोल लगेगा, जिससे कार्बन बनता है वो कम होगा। फिर कार्बन कैप्चर जो आपके समुद्र के अंदर किया जाता है, कार्बन कैप्चरिंग किया जाता है, इंडस्ट्रीज में कार्बन कैप्चरिंग किया जाता है कि इस इन्वायरमेंट से कार्बन को कम कर दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इंडिया पोजीशन पे क्या है कि इंडिया इस पोजीशन की क्या है, कार्बन की 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस जो इमिटर है वो इंडिया है। तो फर्स्ट 2 आपको कमेंट में बतानी है कौन कौन सी कंट्री है, बता रहा हूँ, चाइना और US में से ऊपर नीचे घूमेंगी दोनों। तो ये है, तो इसके हिसाब से। पर हमारी जो पर कैपिटा इमिशन है, मतलब पर व्यक्ति जो इमिशन मतलब कार्बन करता है, हर हम भी खाना खा रहे हैं, इससे भी तो कार्बन हो रहा है, खाना बन रहा है, ला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो पर व्यक्ति अगर देखोगे वो सबसे कम है। वो क्यों कम है भाई? 150 करोड़ के आसपास 130 करोड़ की जनता है, अगर पर व्यक्ति निकालोगे तो वो ऑलरेडी कम है और कंट्री के हिसाब से आप देखोगे तो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं। फिर एलिफेंट की डेथ हो रही है। अभी मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ाया था। उनकी भी डेथ की होती है इलेक्ट्रोक्यूटेड, मतलब कि वो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े खंभे होते हैं, वो टावर टाइप होते हैं, उन पर लाइन जा रही है उसे टकरा के। तो कहीं ना कहीं एलिफेंट की भी डेथ क्यों हो रही है? लोगों ने क्या किया हुआ है, वो तार लगाए हुए हैं बिजली वाले, तो उसे टकराते हैं, वो बिजली पकड़ लेती है, डेथ हो रही है एलिफेंट की भी। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं रीज़न भी देखा जाता है एलिफेंट की डेथ का। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, एलिफेंट स्टेटस इन इंडिया। आज तो मैंने ऐड नहीं किया नोट्स में, 1-2 दिन पहले मैंने किया था, मतलब 2-4 दिन पहले किया था, कभी और कवर कर लेंगे इसको। एलिफेंट का स्टेटस क्या, बस याद रखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट मिलते हैं इंडिया में, कहाँ पे कम मिलते हैं, तो ये आपको थोड़ा देखना है। फिर कौन सा एलिफेंट ख़त्म है। फिर चाइना ब्रांच है टाइफून इन्फा, तो मैं आपको डिफरेंट नेम बताऊँगा, कौन कौन से टाइफून कहाँ पर बोलते हैं, साइक्लोन कहाँ पर बोलते हैं, सब चीज़ों को। फिर चाइना की पॉलिसी आई है, ये आपको बताऊंगा। अगर आपको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कोविड से पढ़ना है तो ये सेक्शन पढ़ लेना। फिर मून फॉर्मिंग रीजन अराउंड द एक्सपो प्लानेट द फर्स्ट टाइम, ये बताऊंगा आपको इसके बारे में। ये पढ़ना है तो पढ़ लेना, हेल्थ के ऊपर है, योगा वोगा करते रहो, अच्छे रहोगे। फिर इंडिया में जितने भी आपके लॉ चलते हैं, जितने भी लॉ हैं सर्विलांस के लिए, उन लॉ के बारे में मैंने नोट्स अलग से निकाले हैं, ये आप पढ़ लेना। कॉपरेटिव
जो आपकी मिनिस्ट्री आने वाली है इसके बारे में बताऊंगा अपने नोट से। फिर लास्ट में इंपोर्ट ड्यूटी बताऊंगा कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और लास्ट में तो मेरे ये जीत ही चुकी हैं आपकी मीराबाई। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पर विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। तो मैंने मैंने पढ़ा ही दिया है कि हमारा फर्टिलिटी टू चाइल्ड पॉलिसी कहीं ना कहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लाने वाली, ऐसा कोई सोच नहीं है, क्योंकि इनसे इतनी सारी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब एडवांटेज क्या है टू चाइल्ड पॉलिसी की? एडवांटेज देखो, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं तो कम होगी। पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्लीन एयर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, हेल्थ पे, लाइवलीहुड। देखा ना, ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्री देखो, पॉपुलेशन कम है तो बहुत सारी सुविधा उनको मिल पाती हैं। हमारी जो स्कीम है इतनी हम 80 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे कंट्री में 3 करोड़ लोग होते हम उन्हें अच्छा खाना दे पाते, उन्हें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कर पाते। तो ये वाली कंडीशन। फिर इसमें क्या है कि डज हैव स्पेंड मोर, मतलब जो हम स्पेंड नहीं कर पाते चीज़ों में काम करते हैं, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो 5-5, 6-6 बच्चे होंगे तो स्ट्रेस रहता है दिमाग पे। अगर 1-2 बच्चा होगा तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, अच्छे से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जो रिसोर्सेज हम उनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। अब खुद देखो, गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही है किसी चीज़ में, या फिर और भी स्कीम चल रही है, जैसे आपके आयुष्मान भारत है, कम से कम 10 करोड़ लोगों को उसके अंदर क्या, मतलब 10 करोड़ फैमिली को उसके अंदर क्या मिल रहा है कि इंश्योरेंस हो रहा है। अगर हमारी जो पॉपुलेशन 3 या 4 करोड़ होती, या फिर ऑस्ट्रेलिया के बराबर 2 करोड़ होती, तो हम उन्हें अच्छी इंश्योरेंस सर्विस, अच्छा खाना, सब कुछ दे पाते। तो ये कुछ कंडीशन इसके अंदर है। अब डिसएडवांटेज क्या है? कुछ तो मैंने आपको ऊपर बता दिए, ठीक है ना, और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। एज ए पर्सन लिविंग इन ए स्मॉल टाउन और ए विलेज स्टिल फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशन, द न्यू पॉलिसी वुड कॉज द एगिटेशन ऑफ द कम्युनिटी। मतलब वही पुराने समय पे जी रहे हैं, हिसाब से चलते हैं, वो उनके ऊपर बर्डन आएगा, सोचेगा, मजबूर करेगा। लॉन्ग रन उससे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, ये भी हो सकता है। फिर जो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये देखा गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ जो चाइल्ड पॉलिसी बहुत सारे देश लेके आया, उनका कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड लाया, फिर हटा के 2 चाइल्ड करना पड़ा, अब वो भी हटा दी उसने कि अब करो, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जैसे चाइना ने 1979 में लेके आया था, फिर 1980 में, मतलब ये सब जो रूरल की पॉपुलेशन देखी गई, फिर उसकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं देखा गया कि हो तो गई 1.6 चिल्ड्रन पर वुमेन हो तो गया, पर एजिड पॉपुलेशन हो गई उसकी। एजिंग मतलब कि बूढ़ी हो गई जनता, जैसे हमारी यूथ बोला जाता है, हमारे यूथ बहुत सारा है, और उसकी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई। तो चाइना ने रिमूव किया 2015 में, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया, और अब 2021 में उसको भी हटा दिया। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देखा जाता है। फिर मैंने ऊपर 4-5 चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई दी हैं। अब इंडिया में हडल क्या है एक तो इम्प्लीमेंट करने का, तो ये भी सारे, पब्लिक हेल्थ हमारी इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद हमारी जो फर्टिलिटी रेट है, जो ऊपर मैंने बताया कि इसमें 25 दे रखा है, 28 कर लेना, 28 स्टेट का इम्प्रूव हुआ है। फिर डिफ़िकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया, नहीं कर सकते ऐसा माइंडसेट। मतलब सोचेंगे वोट नहीं देंगे, वोटिंग का भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल इफेक्ट बहुत चीज़ों पड़ता है, वोटिंग का, उस सब चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं इंडिया में, नहीं कर सकते। फिर कुछ बुद्धा टीचिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। बुद्धा टीचिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुद्धा की क्या कहती। बुद्धा फॉलो करते थे, अवॉइड करते थे द टू एक्सट्रीम, मतलब कि चीज़ों में, मतलब वो एक तरह से बैलेंस पावर बना के चलना चाहते थे। वो सोचते थे मध्यम का मार्ग होना चाहिए, ना इतना ऐसे शो करो बहुत रिच हो, ना इतना ऐसे शो करो बहुत गरीब हो, एक मध्यम का रास्ता चुनो, मिडिल पाथ आपको चुनना चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, आप अपनी खुशी के जिम्मेदार हो अपनी लाइफ में, अपने स्ट्रेस के जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है। आप अपने दिमाग पे करके आप स्ट्रेस के जिम्मेदार आप खुद हो। द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था उनका 4 नोबल के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट घूमा हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं, उस पाथ को क्या बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिका मार्ग उसे बोलते हैं। ये सब चीज़ उसको बोलते हैं। जो 4 नोबल थे उनको क्या, आर्या आपकी सचचानी करके उनका नाम दिया गया, और 8 फोल्ड पाथ को अष्टांगिर का मार्ग बोला गया। अब 4 जो नोबल ट्रूथ है उनके क्या है, सफरिंग, दुखा, एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज़ कॉज, समुदाय, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश, खत्म हो सकती है, निरोधा, इट कैन बी अचीव द फॉलोइंग, जो आपके अष्टांगी का मार्ग है। ये सब चीज़ आपको, जो आपको ये है, कैसे प्राप्त हो सकता है, ये सब चीज़ कैसे निकाल सकते हो,
इसके लिए 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया। इस 8 फोल्ड पाथ को अपना के, इस फोल्ड पाथ में है क्या कि इसमें क्या कि राइट व्यू, अच्छा देखो, अच्छा देखोगे तो अच्छा इंटेंशन दिमाग में आएगी, अच्छी इंटेंशन आएगी तो अच्छी स्पीच भी दे पाओगे। अगर स्पीच अच्छी दे रहे हो तो एक्शन अच्छा होगा, राइट लाइवलीहुड होगा, माइंड पीसफुल रहेगा, राइट इफेक्ट होगा और राइट कंसंट्रेशन चीज़ों पे जाएगा। गलत चीज़ें होंगी दिमाग में तो गलत जगह ही जाएगा। फिर यही है दुखा जो आपके दुख जो है वो बुद्धा की डॉक्ट्रिन के अंदर, सफरिंग इज़ नॉट लिमिटेड, इट एक्चुअल पेन बट ऑल्सो ए पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस दिस थिंग। ये सब चीज़ें हैं। द एसेंस ऑफ बुद्धा क्या बोलता है कि मतलब कि जो अटेनमेंट है एनलाइटमेंट की, पॉइंटेड टू द वे ऑफ लाइफ, अवॉइड द सेल्फ आपकी इंडिविजुएंसी एंड सेल्फ डिनायल जो है, नो सुप्रीम गॉड टू और डाइट इन बुद्धिज्म, कोई ऐसा गॉड या सुप्रीम चीज़ भी नहीं है। उसके बाद अल्टीमेट गॉड बुद्धा का क्या था, टीचिंग वॉज द, एक तरह से एंटेनमेंट है जो आपका निभाना है आपको, विच वॉज द नॉट प्लेस। ये सारी चीज़ फिलोसफिकल चीज़ें। देखो मुझे इसमें बिल्कुल एंशेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में थोड़ा अच्छा मजा आता है। एंशेंट और जो आपका मिडिवल है हिस्ट्री है वो मुझे बहुत ही ऐसे लगती है ऊपर से जाने वाली। तो बुद्धा ने कुछ कंडक्ट बताया कि आपको कैसा कंडक्ट रहना चाहिए। ये चीज़ें मुझे याद रहती हैं कि 5 उन्होंने चीज़ें बताई हैं आपकी जो कंडक्ट आपको रखना है, जैसे वायलेंस नहीं करना है, चुराना नहीं है, सेक्सुअली मिसकंडक्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और टेकिंग द इंटॉक्सिक जो सस्तान जो आप ड्रग व्रग लेते हो, अगर इन चीज़ों से दूर रहोगे तो आप सच्चे इंसान हो। अगर इन चीज़ों को अपनाओगे तो अपनी जो चीज़ें हैं अपने माइंड को पीसफुली उन सब चीज़ों से दूर रहोगे। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको साइक्लोन, टाइफून, इन्फा। तो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, टाइफून बोला ना, टाइफून मीन्स खून। तो खून कहाँ पे होता है, खून चाइना बहुत करता है आसपास के देशों को। टाइफून कहाँ पे आता है, साइक्लोन के नाम है, डिफरेंट कंट्री इनके नाम अपने हिसाब से बोलती है। तो टाइफून कहाँ पे आता है, ये आता है चाइना के साउथ चाइना सी में अप्रैल से जनवरी के महीने में। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ था, ये हम इंडिया में बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में बोलते हैं। हरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं, ये अमेरिका में बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन्स आते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका के साइड हरिकेन्स। तो एशिया में क्या हो गया, इंडिया के साइड क्या हो गया साइक्लोन, चाइना के साइड क्या हो गया टाइफून, खून से याद रखो चाइना, और फिर हरिकेन हो गया आपका अमेरिका के साइड। और इधर भी और ऑस्ट्रेलिया के साइड क्या आते हैं, विली VILLY, विली विलियर करके बोलते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, आप लिख लेना। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल विल रहता है, यहाँ खून का मतलब टाइफून है, चाइना करता है, साइक्लोन आपको पता ही है, और हरिकेन, आपने हरिकेन मूवी देखी होगी, अमेरिका में बनी है, वहाँ पे हरिकेन बोलते हैं। इन सब चीज़ों को याद आपको रह जाएगा। चाइना ने एक पॉलिसी लेके आया। चाइना क्या कर रहा है, मैं इसका पूरा जिस्ट बताता हूँ आपको क्या कर रहा है चाइना, कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है ना चाइना के अंदर, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका पढ़ाने का मतलब नहीं रहा, उनका पैसा कमाना है, इकोनॉमिक बढ़ानी है। चाइना एक पॉलिसी लेके आया, उसने क्या कर दिया, जितने भी आप इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड कराओगे, कि जितने भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे कॉलेज का, स्कूल का, किसी भी चीज़ का, आप उसे एनजीओ के रूप में कराओगे, ना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में, कि फिर बाद में आप पैसा कमाओ, प्राइवेट बन के आप खूब पैसा ऐंठना 10,000 20,000, अब उसे आप एनजीओ के अंदर कराओगे। अब उनके एनजीओ के अपने लॉ होंगे, क्या क्या एनजीओ क्या क्या काम करना है, तो एनजीओ के अंदर आप कराओगे रजिस्ट्रेशन, तो वो एनजीओ का मतलब ही वो नो प्रॉफिट पे काम करना है, लोगों की हेल्प करना है। तो एक तरीके से जो अब उनकी एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत इजी बनाना है, प्रेशर कम करना है स्टूडेंट का भी और पेरेंट्स का कैसे, कि पैसा नहीं जाएगा। अब इतना जो पैसा जाता था पढ़ाई के लिए, इंडिया में कितना खर्च होता है, मेडिकल में एडमिशन लेने के 30 40 लाख की सीट है। अगर आप उसको क्या करो, एक मिनट रुक जाइए, अगर आप उसको क्या करो, आप उसको चेंज कर दो, एक मिनट रुक जाइए, अगर आप उसको पॉलिसी चेंज कर दो, एनजीओ बना दो, तो पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ उन्होंने किया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंडिया में ड्रॉबैक क्या है, एक तो पुअर ग्रेडिंग सिस्टम है, लेस अटेंटिव, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जाती, बस किताब रटाई दी जाती है कि रटो बैठ के, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है। मगिंग अप है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ है ना, मग कर दिया गया। फिर नॉट एबल टू चूज़ द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, कि आपको कुछ लेना नहीं, PCM तो चाहिए। फिर ये है क्वालिटी ऑफ टीचिंग नहीं है, आपने देखा गवर्नमेंट स्कूल के टीचर उन्हें लिखना नहीं आता है। फिर प्रॉब्लम विद द प्राइवेट स्कूल, वो पैसा कमाने के ओरिएंटेशन में काम करने लगते हैं। फिर हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही रहे हैं। तो आपको एक्टिविटी प्लस एजुकेशन दोनों प्रोवाइड हो। ये तो होगी स्कूल की बात।
कॉलेज में क्या चैलेंजेस हैं? 2 सेपरेट सिस्टम है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट किया जाता है, लो टीचिंग क्वालिटी है, नेगलेक्ट किया जाता है, लो रैंक कॉलेज को बच्चे नहीं जाते, लैक ऑफ हाई क्वालिटी जॉब्स नहीं है हमारे यहाँ, लो इन्वेस्टमेंट है इन द रिसर्च में नहीं है, फिर सर्कुलम नहीं है कोई अच्छा, मतलब कि लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी है। ये कुछ हमारे, या बेसिक तरीके से भी सोचोगे तो भी लिख सकते हो। आपको क्या सोचना है कि मैं एक पेरेंट्स मुझे बच्चे को एडमिशन कराना है स्कूल में, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, तो बस वही सारी चीज़ें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आगे आता है आपका, इस पे आते हैं, हिंदू के ऊपर आते हैं। शायद हिंदू का सारी न्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, मुझे न्यूज़ स्टार्ट होंगी वो होंगी आपकी इंडियन एक्सप्रेस की सारी न्यूज़। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ स्टार्ट होंगी, मैं डायरेक्टली इसमें से पढ़ा देता हूँ। एक हगिया सोफिया जगह है, ये कहाँ पे है? ये आपकी टर्की के अंदर थी और इसको रिसेंटली क्या मॉस्क्यू दोबारा से बनाने की बात होगी, शायद बन भी गया है। तो ये किस में आता था? यूनेस्को के अंदर आता था। यूनेस्को ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप इसे, ये एक प्लेस था, म्यूज़ियम था, इसका बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले चर्च था, फिर म्यूज़ियम बना, फिर दोबारा मॉस्क्यू बना, फिर दोबारा भी ये नहीं, पहले चर्च था, फिर मॉस्क्यू बना, फिर ये म्यूज़ियम बना, फिर उसके बाद फिर ये मॉस्क्यू बनने जा रहा है कि मस्जिद दोबारा बना रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन किया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो इसके बारे में कुछ बताऊँगा आगे। सो गए फॉर्मली ये ऑर्थोडॉक्सी, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे उनका एक था। फिर वहाँ पे टर्की में ऑटोनम अम्पायर आया, फिर उसको मॉस्क्यू बना दिया गया। ऑटोनम अम्पायर ने इसे मॉस्क्यू बना दिया, मतलब कि मस्जिद बना दिया। उसके बाद नाउ ये म्यूज़ियम था, इस्तांबुल टर्की के अंदर लोकेटेड था। उसके बाद इसको बनाया 1537 में, जो आपके आर्किटेक्चर थे आपके बेंजाटाइन करके इनका नाम था, तो इन्होंने इसको डेवलप किया। बेंजाटाइन ने। और ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द, मतलब कि जस्टिनियन करके उस टाइम पे बनाया गया था, रोम अम्पायर था पूरा आता था टर्की वर्की, उस टाइम पे डेवलप किया गया था। तो AD 1537 में इसको डेवलप किया गया था। फिर वहाँ पे क्या हुआ? ऑटोनम अम्पायर आया, रोमन का रूल ख़त्म हुआ, इसको फिर दोबारा से मॉस्क्यू बना दिया गया। सुल्तान आपके महमूद सेकंड ने 1453 में इसको बना दिया गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम ये हगिया सोफिया एक तरह से मॉस्क्यू रहा। फिर 1934 में वहाँ पे मुस्ताक केम सरकार आई केमल की, उन्होंने इसे मॉस्क्यू बना दिया। उन्होंने स्टेप लिया सेकुलर कंट्री की तरफ जाने के लिए, टर्की को, मतलब किसी के लिए सबके इक्वल। अब दोबारा गवर्नमेंट की सरकार आई है, वो दोबारा इसको चेंज करके क्या कर रहे हैं? दोबारा मॉस्क्यू डेवलप कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आता भी 1500 साल पुरानी बिल्डिंग है, कितनी सुंदर है देखो। इसको बस इसमें बेचारी बिल्डिंग को परेशान कर दिया। दूसरी आती है कि टेस्ला ने बोला है कि जो टेम्प्रेरी रिलीफ चाहिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया को कम करनी पड़ेगी। एक होता है डंपिंग, एक होता है आपके एंटी डंपिंग ड्यूटी, और एक होता है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और फिर से कौन निकालता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। तो 3 आपको चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग क्या होता है कि एक ट्रेड प्रैक्टिस होती है कि सस्ता माल चाइना का उठा के चाइना ने इंडिया में डंप कर दिया, बस। डंपिंग ये होता है हैपन व्हेन द कंट्रीज जो फेयर एक्सपोर्ट होता है कि आइटम प्राइस लोअर देन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक। यहाँ पे 5 रुपये का था चाइना में, यहाँ पे वो 100 रुपये का है, तो बस ख़त्म कर दो मार्केट, सारा डोमेस्टिक मार्केट ही ख़त्म कर दो। डंपिंग का इम्पैक्ट क्या होता है कि प्राइस, वही चाइना के मोबाइल ने कब्जा कर लिया, नोकिया जो सैमसंग जो भी थे इंडिया के, आपके इंडिया का कौन सा था माइक्रोमैक्स, ये वो सब, वो तो ख़त्म ही कर दिए। तो वही सब चीज़ें होती हैं। एंटी डंपिंग इम्पोज टू रेक्टिफाई द सिचुएशन अराइजिंग द डंपिंग। अगर ये डंपिंग किया जा रहा है, चीज़ें डंपिंग कर रहा है चाइना, उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। एंटी डंपिंग मतलब ये 5 रुपये की थी, यहाँ पे 100 रुपये की, तो सरकार क्या करेगी? लेबल पे करने के लिए यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री 100 रुपये की बना रही थी, 95 रुपीज़ की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। इसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो कितने की हो जाएगी? वो भी 100 की हो जाएगी। और इंडिया में भी डोमेस्टिक कंपनी 100 की, तो सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो और कंट्रोल भी कर पाएगी। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसे कौन लगाता है? इसे लगाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी। इसके बारे में लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। इन्होंने एग्जाम्पल स्टील का लिया है, मैंने मेंशन कर दिया, पर मैंने ऐसा किया नहीं है, मतलब मैंने बताया नहीं है। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, द कंट्री अलाउड टू इम्पोज द ट्रैफिक ऑन द सच डंपिंग प्रोडक्ट टू प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए डोमेस्टिक। तो WTO भी बोलता है ऐसे लगाना चाहिए जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छा रहे, पर वैसे नहीं। इंडिया में भी 100 का है, वो भी 100 का भेज रहे हैं, वहाँ से 100 का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर भी एंटी डंपिंग लगा रहे, तब नहीं। तो डंपिंग कहाँ कर रहे हैं? वो तो सही भेज रहे हैं। अब आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी इज डिफरेंट फ्रॉम द काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये क्या होता है? लेटर इट्स इम्पोज इन द ऑर्डर टू काउंटर द निगेटिव इम्पैक्ट
ऑफ द इम्पोर्ट सब्सिडी टू मतलब कि प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। ये क्या होता है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी क्या होती है, ट्रैफिक लीव टू इम्पोर्ट गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडी एंड मेड द प्रोडक्ट ऑफ दीज गुड्स एक्सपोर्टिंग गुड्स। क्या होता है चीज़ने की बात क्या होती है, सरकार क्या करती है, मतलब कि जो सामान आ रहा है मतलब उसको थोड़ा सस्ता करवा के और दूसरी कंट्री भेजने की कोशिश करती है। इससे क्या होता है कि लेवल ऑफ द प्लेइंग फील्ड बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड फॉरेन प्रोडक्ट आर द सेम प्रोडक्ट हु आर अफोर्ड टू सेल द लोअर प्राइसेस बिकॉज द सब्सिडी प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे चाइना से कोई सामान आ रहा है, वहाँ की जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो 100 रुपये का किया जा रहा है, सरकार क्या बोली इंडिया में 100 रुपये का, सरकार क्या बोली कि हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, 80 रुपये का करो ये सर, भेज दो इंडिया में 80 रुपये का, 20 रुपये हम देंगे आपको, भेजो इंडिया में, हमें मार्केट ख़राब करना है। हमारी सरकार को पता लग जाए ऐसा हो रहा है तो हमारी सरकार फिर करेगी ले 20 रुपये का हम इस पर इम्पोज कर देते हैं, हम 100 रुपये का कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये सब खेल चलता रहता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी कौन होता है, एक एपेक्स नेशनल अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड रेमेडीज मतलब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर देखती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर ये होती है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बचा रहे और एक्सपोर्ट चीज़ें करती रहे। फिर मेडल जीता है लड़की ने जिसका नाम मीराबाई चानू है, सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, इनके बारे में पढ़ लेना, मणिपुर की रहने वाली हैं, 2016 में हार गई थी, फिर उन्होंने प्रण लिया कि नहीं इस बार जीत के जाऊँगी और जीत के आई हैं। फिर इंडिया में है कि सर्विलांस लॉ इन इंडिया, कौन कौन से लॉ हैं, सारे लॉ यहाँ पे लिखे और मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ दे दिए हैं। सबसे बड़ा जो लॉ है वो आता है टेलीग्राफ एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपकी फ़ोन टैपिंग होती है ना, ये सब किया जाता है, इसमें सेक्शन 5 है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एजेंसी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपके इंटरसेप्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, कुछ भी हो, कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के लिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। फिर सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, इसमें तो सरकार बोलती रहती है, इसके लिए हम चीज़ों को करते हैं कि फॉरेन स्टेट रिलेशन अच्छे रहे। इसमें रिकॉर्ड इन द रिटन होना चाहिए इसके अंदर। इसका ही इंडियन टेलीग्राफ का रूल है 419A, क्या बोलता है कि ऑफिसर एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जिसकी परमिशन चाहिए, या फिर मिनिस्ट्री होम अफेयर का जो सेक्रेटरी होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जो परमिशन लिख के देगा आपके फ़ोन को इंटरसेप्ट किया जाए या आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इंटरसेप्ट किया जाए, इनकी परमिशन चाहिए सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होना चाहिए होम डिपार्टमेंट का वो, तो ये सब चीज़ों की परमिशन वो देगा, उससे बिलो रैंक ऑफिसर नहीं दे सकता, जॉइंट सिक्योरिटी से बिलो रैंक ऑफिसर नहीं दे सकता। ये है एक आईटी रूल है हमारे यहाँ 2009 भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था। सेक्शन 69 है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अगर वही इंटीग्रिटी सोवरेनिटी के ऊपर बात आती है तो। ये 69A में है, 69A बोलते हैं ऐसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है 1998, इसमें अलाउ करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स इन द पब्लिक इमरजेंसी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ये कुछ सारे एक्ट हमारे यहाँ इंडिया में दिए गए हैं। स्टेट सर्विलांस इन इंडिया, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सर्विलांस स्टेट विच इज़ लीगल सर्विलांस ऑल द एक्शन लोकेशन फ्रेंड ऑफ द सिटीजन, सब कुछ कर सकती है। ए लिस्ट ऑफ पर्सन विद टारगेटिंग, मतलब ये पेगासस स्पाईवे आया है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी लिस्ट आई है, 1000 इंडियन, अंबानी तक के नाम है इसमें। तो ये सारी चीज़ें। फिर रीजनल बिहाइंड द सर्विलांस क्या है कि काउंटर वैलिंग ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब जो क्राइम को रोका जा सके, कोई क्राइम चल रहा हो इसलिए सर्विलांस करते हैं हम चीज़ों को। फिर टेररिस्ट एक्टिविटी को कम किया जा सके, जो फेक न्यूज़ है उसको कम किया जा सके, ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है क्यों करते हैं। फिर सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को आप मेंशन कर सकते हो। इंडिया में कौन कौन से लॉ हैं, टेलीग्राफ बताया, इंडियन टेलीग्राफ रूल बताया, आईटी एक्ट 2000 बताया, आईटी रूल 2009 बताया, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 बताया मैंने आपको। क्रिटिसाइज़ क्यों किया था, लैक ऑफ ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेफ गार्ड नहीं है, अगेंस्ट प्राइवेसी है हमारी, ये कुछ है। इम्पैक्ट ऑफ सर्विलांस क्या है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 90 स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबका हैम्पर है। हैम्पर फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब करना है। जुडिशल पोजीशन क्या है, उसमें आपका कड़क सिंह केस आया था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर PUCL केस आया था 1996 में, फिर आपका राजा गोपाला एलाइस वाला केस आया था, फिर पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था प्राइवेसी के ऊपर, ये कुछ चीज़ें। सजेशन मेजर क्या है कि जुडिशल ओवरसाइड होना चाहिए। नीड टू बी स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसके मैंने कल बताया था आपको, उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी हुई है। बैनिंग यूज़ ऑफ प्राइवेट स्पाईवेयर, जैसे प्राइवेट स्पाईवेयर है ना, इनको बैन करो। वे फॉरवर्ड में क्या कि थ्रेट है, ठीक है, इंक्रीज एज ए सर्विलांस, जो स्पाईवेयर बिकम द मोर अफोर्डेबल एंड इंस्पेक्शन बिकम, देखो किसी की हैकिंग चल रही है बहुत बुरी तरीके से, तो ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे की जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
हैम्पर कर रही हैं कि किस चीज़ के हैम्पर कर रही हैं, जो चीज़ है मतलब किस चीज़ के हैम्पर कर रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फेडरलिज्म को ब्रेक कर रही हैं। फेडरलिज्म को क्यों ब्रेक करें, या आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। क्या है कि 1917 जो 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप की गई थी, और कहीं ना कहीं पावर स्टेट गवर्नमेंट की उनके ऊपर रहती है, वो स्टेट लिस्ट में कहीं ना कहीं मेंशन होता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनाई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके कुछ पावर मतलब सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टिक डाउन कर दिया है कि सारी पावर नहीं ले सकते, जो स्टेट के पास है वो स्टेट के पास रहेंगी। पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा कोऑपरेटिव के बारे में, इसमें नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है इसके बारे में। फिर लास्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है एक्सपो प्लानिट के ऊपर। एक्सपो प्लानिट के ऊपर, ये कोई प्लानिट क्या होता है, जैसे ये आपका सोलर सिस्टम है, ये सन है, ये सारे प्लानिट है, ये इसके प्लानिट है। ऐसा कोई और सोलर सिस्टम होगा, इसके आसपास एक स्टार दूसरा होगा, उसके आसपास ही प्लानिट घूमते रहते होंगे। फिर हमारे टेलीस्कोप से हम देखते रहते हैं दूसरे प्लानिट को, दूसरे सोलर सिस्टम में है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमने कोई बॉडी देखी है जो घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसको ही एक्सपो प्लानिट बोला जाता है। ये पूरे आड़ कबाड़ जो है पढ़ लेना। तो अभी एक इन्होंने प्लानिट फाइंड किया है, और उस प्लानिट में वो हमारे जुपिटर की तरह है। जो जुपिटर हमारा प्लानिट है ना, उसके आसपास गैस के गुब्बारे देखोगे आप, वो गैस के घूमते रहते हैं, वो गैस ऐसे क्लाउड घूमते रहते हैं, गैस के क्लाउड। तो ऐसे उन्हें कोई पहली बार ऐसे उन्हें कोई प्लानिट मिला है जिसके आसपास डिस्क है। डिस्क किसकी है, वो गैस की डिस्क है, डस्ट है मासिव अमाउंट पे, ये सब इसके ऊपर दिया गया है। ये किसने फाइंड किया, ALM में ऑब्जर्वेटरी चील एटाकामा डेजर्ट के अंदर है। एटाकामा ड्राई डेजर्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है, जो पेरू में मिलेगा, चिली में मिलेगा, आपका नॉर्थ आपका साउथ अमेरिका के अंदर मिलेगा। तो ये कुछ है, और आप इसके बारे में जाके आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अब तक इतने सारे एक्सपो प्लानिट हमने खोज कर लिए हैं, देखते रहते हैं, ये काम रहता है इनके पास नई नई चीज़ें खोजने का। तो ये हमें एक नया प्लानिट मिला है, कोई जुपिटर की तरह, उसके पास जो डिस्क है उसके आसपास गैस का पूरा गुब्बारा है उसके आसपास, जैसे जुपिटर के अंदर है। देखना है तो जुपिटर यूट्यूब पे देखना कैसे उसके गुब्बारा उसके आसपास है। तो इतनी ही न्यूज़ थी फ्रेंड रिलेटेड टू हमारे इससे रिलेटेड। यहीं पे विराम दूंगा अपनी वाणी को। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।